अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MSBU का बीएड उर्दू का पेपर। तो पहले ये समझेंगे कि MSBU होता क्या है, इसका फुल फॉर्म है क्या। MSBU जिसका फुल फॉर्म होता है महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी, जो भरतपुर राजस्थान में है। तो यहाँ जो बीएड उर्दू का पेपर हुआ था 2023 में, यानी पिछली बार। अब 2024 चल रहा है और अभी एग्ज़ाम हुआ नहीं है बल्कि होने वाला है। तो MSBU में बीएड उर्दू का कौन कौन से सवालात पूछे गए थे 2023 में। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनके आंसर्स को, उनके जवाबात को हमें कैसे लिखना है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखें विद AK है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके BEd या DLEd कर रहे हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आप ही लोगों ने हमें सेंड किया है, तभी मैं इसको सॉल्व करा रही हूँ। अगर आप किसी और स्टेट, किसी और यूनिवर्सिटी से BEd या DLEd कर रहे हैं और आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट उर्दू लिया हुआ है और आपके पास अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर सेंड करिए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करा दूँ। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने यूनिवर्सिटी का, अपने स्टेट का नाम बताते हैं और बताते हैं कि मैं वहाँ के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराऊं या क्वेश्चन पेपर बताऊं कि है क्या। तो हमें सारे यूनिवर्सिटी, सारे स्टेट के क्वेश्चन पेपर मेरे पास उर्दू के नहीं हैं। तो अगर आप हमें भेज सकते हैं तो ज़रूर भेजिए, क्योंकि आप जिस यूनिवर्सिटी से, जिस स्टेट से कर रहे हैं वहाँ उस यूनिवर्सिटी से आपको क्वेश्चन पेपर मिलना आसान है। आप अपने सीनियर्स से भी ले सकते हैं। तो आप हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर भेजिए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी आपको जो क्वेश्चन आप भेजें उसका सल्यूशन मैं कराऊँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं BEd, ये देखिए 2023 का क्वेश्चन पेपर है और यहाँ इसका नाम है पेडागोजी ऑफ अ स्कूल सब्जेक्ट उर्दू। कहीं पर इसको पेडागोजी ऑफ उर्दू कहते हैं। तो अलग अलग जगह पर इसके अलग अलग नाम होते हैं। इसके बाद टाइम की बात करें तो 3 आवर यानी 3 घंटे का समय है, और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 80 है, यानी 80 नंबरों का यह यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। इससे पहले हम लोगों ने जो रांची यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था तो उसमें देखा था 80 नंबर नहीं बल्कि 40 नंबरों के लिए क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे। तो यहाँ पर कुछ हिदायत दी गई है, उसको भी पढ़ लेते हैं। हिदायत पहला है कि किसी भी परीक्षार्थी को पूरक उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी, अतः परीक्षार्थियों को चाहिए कि वो मुख्य उत्तर पुस्तिका में ही समस्त प्रश्नों का उत्तर लिखें। इसके बाद दूसरा जो हिदायत है वो है कि किसी भी एक प्रश्न के अंतर्गत पूछे गए विभिन्न प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में अलग अलग स्थानों पर हल करने के बजाय एक ही स्थान पर हल करें। यानी जिस क्वेश्चन का आंसर आपको आता है उसको लिखिए। अगर नहीं आता है, मान लीजिए हिस्सा अलिफ का है, कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, तो आप उस पेज को वहाँ पर छोड़ दीजिए, जब आए तब लिखिए। और उसके बाद फिर अगला जो हिस्सा डालिए, हिस्सा बा है, तो हिस्सा बा में उसके तीनों जो सवाल पूछे गए हैं उसके जवाब आप लिखिए। तो अलग अलग ना करें। इसके बाद तीसरी हिदायत दी गई है, उसको भी देखते हैं। तीसरी हिदायत है कि प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, यानी 2 हिस्सों में क्वेश्चन पेपर आपका बटा हुआ है। खंड आग में 12 लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, यानी 12 जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, लेकिन आपको करने कितने हैं, जिनमें से 7 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक क्वेश्चन का आंसर जब आप लिखेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, लेकिन जब आप 7 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको खंड आ यानी हिस्सा अलिफ से 35 नंबर हो जाएंगे आपके। इसके बाद अगला देखते हैं, और इसमें इसी जो पहला है उसी में बताया गया है कि जो खंड आ है यानी हिस्सा अलिफ है, तो इन प्रश्नों का उत्तर एक पृष्ठ से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी एक ही पेज में आपको लिखना है। इसके बाद जो खंड बा है यानी हिस्सा बा है, इसमें
3 निबंधनात्मक प्रश्न हैं, यानी जो 3 हैं वो कैसे हैं, वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हैं। प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प है, यानी आपको देखेंगे क्वेश्चन तो एक में 2 क्वेश्चन होंगे, यानी 3 बताया गया है तो 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे या लगा होगा, जिनमें से आपको करने कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 करने हैं। तो या लगा हुआ है 6 लेकिन 3 करने हैं। खंड बा के सभी तीनों प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का है, यानी एक क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो आपको 15 नंबर मिलेंगे और 3 क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो आपको यहाँ पर 45 नंबर देखने को मिलेंगे। ये हिस्सा बाकी बात है। तो इस तरह आपके जो टोटल नंबर है वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 80। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले, उसके बाद उसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। यहाँ पर हिस्सा अलिफ है। सवाल नंबर पहला इसमें पूछा गया है कि कार्रवाई रिसर्च प्लान किसे कहते हैं। अब इसके उर्दू में कई अलग अलग नाम आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये बात हो रही है एक्शन रिसर्च की, तो वो क्या है उसके बारे में बताना है। सवाल नंबर दूसरा है कि सानवी सतह पर किस तरह की जबान व अदब की किताब लाजमी है। सवाल नंबर तीसरा है कि नज्म की तदरीस और नस्र की तदरीस में फ़र्क वाज़ेह कीजिए। सवाल नंबर चौथा है कि दरसी किताब की ज़ाहिरी खूबियाँ बयान कीजिए। इसके बाद सवाल नंबर 5वां है मारूजी टेस्ट। मारूजी कहते हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसको, तो मारूजी टेस्ट से क्या मुराद है और इसकी खूबियाँ बयान कीजिए। और सवाल नंबर 6 है कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी सतह पर उर्दू की तदरीस तहरीर कीजिए। इसके बाद सवाल नंबर 7वां है कि तदरीसी इक्तिसाबी अमल में जांच और पैमाइश क्यों ज़रूरी है। इसके बाद सवाल नंबर 8वां है कि ब्लू प्रिंट से क्या मुराद है। इसके बाद सवाल नंबर 9वां है कि ज़बानदानी के मुअल्लिम की खुसूसियात बयान कीजिए। इसके बाद सवाल नंबर 10वां है कि तसूर का संजीदा नुक्ता नज़र बयान कीजिए। इसके बाद सवाल नंबर 11वां है कि दाखिली अंदाज़ा कद्र से क्या मुराद है। इसके बाद सवाल नंबर 12वां और लास्ट है हिसालिफ का कि उर्दू ज़बान के मुअल्लिम के औसाफ बयान कीजिए। तो ये टोटल आपको 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ 7 करने थे, तो हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक 7 ही क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हिस्सा बा है। हिस्सा बा में पूछा गया है, सवाल नंबर पहला है कि तदरीस नज़्म के मुख्तलिफ मराहिल बयान कीजिए, इसका इस्तेमाल आप अपनी तदरीस में कैसे करेंगे वाज़ेह कीजिए। या इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि एक मुअल्लिम के तौर पर कमरा जमात में तदरीसी आला का इस्तेमाल आप किस तरह करेंगी, तफसील से लिखें। तो इसमें एक लिखना और एक छोड़ना है, तो आज हम ये वाला ना करके बल्कि ये वाला पहला जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्या है, तो यहाँ पर देखिए सवाल नंबर ये दूसरा है कि उर्दू ज़बान के फ़रोग़ में, ये थोड़ा सा क्या करें, हाँ ऐसा अब दिखेगा। यहाँ पूछा गया है कि उर्दू ज़बान के फ़रोग़ में कौन कौन सी हम निसाबी सरगर्मियाँ माउन हो सकती हैं, कलमबंद कीजिए। या इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि जांच की खुसूसियात में मोतबरत और माकूलियत से क्या समझते हैं। तो ये वाला ना करके आज हम इसी को करने वाले हैं। फिर सवाल नंबर 15वां यानी तीसरा है हिस्सा बा का कि यूनिट प्लान से आप क्या समझते हैं। अपनी पसंद के किसी भी यूनिट, इकाई, योजना या यूनिट प्लान बताइए, यानी जो लेसन प्लान है उसके बारे में पूछा गया है। या इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि उर्दू ज़बान की किताब की ख़ास खुसूसियात कौन कौन सी है और ये किन किन मयार पर गौर फरमाते हुए इंतखाब की जाती हैं, तफसील से बयान कीजिए। तो लेसन प्लान हमने बहुत सारे बनाए हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन ना करके हम ये जानेंगे कि उर्दू ज़बान की किताब की ख़ास खुसूसियात कौन सी हैं और हमें किन चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है, यानी जब हम किताब की इंतखाब करें तो कौन कौन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। तो अब हम अपने आंसर्स की तरफ चलते हैं। हिस्सा अलिफ का ये क्वेश्चन है और ये 5 नंबरों का है। सवाल नंबर पहला जो है कि कार्रवाई रिसर्च प्लान किसे कहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये 5 नंबरों के लिए है। तो हम यहाँ पर जवाब लिखेंगे और जवाब में आप हेडिंग डालिए कार्रवाई रिसर्च प्लान। तो ये होता क्या है, इसमें लिखिए कि कार्रवाई रिसर्च का तसूर 1930 ईस्वी की दिहाई के अवाखिर से कार्रवाई रिसर्च की इस्तिलाह को पहली बार इस्तेमाल करने का सेहरा जर्मनी के कर्ट लेविन को दिया जाता है। ये एक्शन रिसर्च सबसे पहले कौन लेकर आया था, किसने बात की थी, तो ये जर्मनी के थे कर्ट लेविन 1930 ईस्वी में। तहकीक
कोलंबिया यूनिवर्सिटी के असातिज़ा के प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे के ज़रिए की गई तहकीक है, जो स्कूल के काम को बेहतर बनाने, समाजी मसाइल को हल तलाश करने और सनअती मसाइल की तशख़ीस करने की कोशिश करती है। इसके बाद एक डिफिनेशन है, ये स्टीफन एम कोरे ने कहा है। तो इनके मुताबिक है कि कार्रवाई रिसर्च वो तहकीक है जिसमें एक शख्स अपने मकसद को ज़्यादा मुअस्सर तरीके से इस्तेमाल करने के काबिल होता है। एक उस्ताद अपनी तदरीस को बेहतर बनाने के लिए एक्शन रिसर्च करता है। एक स्कूल के मुंतज़िम अपने इंतज़ामी रवैये को बेहतर बनाने के लिए कार्रवाई रिसर्च करता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, सवाल नंबर दूसरा है कि सानवाई सतह पर किस तरह की ज़बान व अदब की किताब लाजमी है। ये भी 5 नंबरों के लिए है। तो इसमें आप लिखिए जवाब डालिए और फिर लिखिए कि सानवी तालीम बच्चों को कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाने के अपने मुस्तकबिल के इंतखाब के लिए खुद को तैयार करने में मदद करती है। ये इल्म और मालूमात के इश्तराक, तहकीक और तब्दीली की हौसला अफजाई करता है और तलबा को हमेशा बदलती हुई मंडियों से मिलने के लिए दरकार हुनर भी फ्राहम करता है। मंडियों यानी कि बाज़ारों से। सानवी सतह उर्दू ज़बान की निसाबी किताब में गैर उर्दू ज़बानों के कामों को जगह देने का बुनियादी मकसद उन्हें दूसरी ज़बानों की बेहतरीन अदब से मुतारिफ कराना है, ताकि बच्चों की नशोनुमा को एक नई जहत मिल सके। सानवी सतह पर ज़बान की तालीम का एक मकसद बच्चों में तहरीरी मवाद को समझने की सलाहियत पैदा करना है, क्योंकि इससे बच्चों की आला सतह के लिसानी सलाहियतों के वसअत मिलेगी और वो अपने तजुर्बात की बुनियाद पर तहरीरी ज़बान को मुख्तलिफ हवालों से इस्तेमाल करने के काबिल बनेंगे। इसके बाद अगला है सवाल नंबर तीसरा। इसमें पूछा गया है कि नज़्म की तदरीस और नस्र की तदरीस में फ़र्क वाज़ेह कीजिए, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ आप जवाब लिखिए और जवाब में लिखिए कि नज़्म और नस्र के फ़र्क पर गौर करने के बजाय शायरी और नस्र के फ़र्क पर गौर करना चाहिए, क्योंकि जो शायरी की ही एक किस्म होती है जिसको हम नज़्म बोलते हैं। तो नज़्म और नस्र ना कह के अगर हम कहें शायरी और नस्र तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। हमारे यहाँ शायरी की 2 किस्में कही जा सकती हैं, एक नज़्म, दूसरी गज़ल। गज़ल भी एक तरह की नज़्म है, मगर इसे अपनी रिवायत और तारीख की बिना पर अलग हैसियत मिल गई है। सहूलत के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि वो शायरी नज़्म है जिसमें मजबूत और मुसलसल इजहार है, यानी किसी एक ही टॉपिक के बारे में अगर कोई चीज़ बयान किया जा रहा है तो उसको हम नज़्म बोलते हैं। और वो शायरी गज़ल है जिसमें हर शेर मुनफरिद होता है, यानी अलग होता है। एक शेर में शायर कोई बात कहता है तो अगला शेर जो होता है दूसरा, तो उसमें कोई दूसरी बात कहता है, तो वो गज़ल कहलाता है। और नज़्म जो होता है वो एक ही टॉपिक पर पूरा शुरू से लास्ट तक आप देखेंगे तो एक ही टॉपिक होगा, उसी से रिलेटेड चीज़ें कही जाएंगी, बयान की जाएगी, मगर दूसरे अशआर से काफ़िए और अक्सर रदीफ के ज़रिए से मुंसलक होता है। नस्र तहरीर की एक शक्ल है जो बोली जाने वाली ज़बान पर मबनी है। इसकी खुसूसियत उसकी कुदरती बहाव और ताल के साथ साथ उसके बाकायदा ग्रामर और औकाफ के इस्तेमाल से है। नस्र अक्सर नावलों, मुख्तसर कहानियाँ और मज़ामीन के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरी तरफ शायरी तहरीर की एक शक्ल है जो मौसीकी और ताल पर मबनी है। ये अक्सर अलामती ज़बान जैसे इस्तिआरा और तशबिया के इस्तेमाल से नुमाया होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर चौथा। इसमें पूछा गया है दरसी किताब की ज़ाहिरी खूबियाँ बयान कीजिए, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो इसमें आप जवाब लिखिए कि दरसी किताब को तलबा के ज़हनी तरक्की के मुताबिक होनी चाहिए। मज़ामीन में तफरीक की भी ज़रूरत है। मिसलन किताब में समाजी, अदबी, तबियाती, साइंसी कहानियाँ और शायरी वगैरह नोयत के मज़ामीन होने चाहिए। एक ज़रूरत तो ये है कि मुख्तलिफ मज़ामीन के दरमियान एक तालमेल कायम किया जाए। दूसरी तरफ इन मज़ामीन को ज़िंदगी से मरबूत करने की ज़रूरत है, यानी असल ज़िंदगी से जोड़ने की ज़रूरत है। मज़ामीन को बच्चों की साबका मालूमात, साबका कहते हैं जो उसको पिछला जो इल्म है उसी से रिलेट करके होना चाहिए। तो मज़ामीन को बच्चों की साबका मालूमात के मुताबिक होना चाहिए। दरसी किताब की ज़बान
आसान से मुश्किल की जानिब होनी चाहिए। मुहावरा और कहावतें इब्तदाई दर्जों में रोज़मर्रा के आम बोलचाल की होनी चाहिए। किसी भी सबक में जो भी नए अल्फाज लाए गए हैं उनका इस्तेमाल उस सबक में या बाद के सबक में बार बार होना चाहिए, जिससे जो नया चीज़ है, जो टफ है, वो जब हम बार बार सुनते हैं तो वो हमें चीज़ें आसान लगने लगती है, याद होने लगता है। तो दरसी किताब की तिबाअत में इस बात पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि उसका कागज़ मोटा, उम्दा और साफ होना चाहिए, ना कि पतला और चमकदार। दरसी किताबों का मुअल्लिफ या मुसन्निफ अगर स्कूल का मुअल्लिम ही हो तो ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो अपने बच्चों को ज़्यादा बेहतर तरीक़ों से समझता है। इसके बाद सवाल नंबर 5वां है कि मारूजी टेस्ट से क्या मुराद है, इसकी खूबियाँ बयान कीजिए। तो इसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। तो इसमें जवाब लिखिए और हेडिंग डालिए मारूजी टेस्ट। मारूजी टेस्ट क्या होता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसा आप अगर सीटेट का एग्जाम देंगे तो आप वहाँ क्वेश्चन देखेंगे कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके 4 ऑप्शन होते हैं, तो उसको हम मारूजी टेस्ट ही बोलते हैं। मारूजी टेस्ट के ज़रिया तलबा के जहन का मुकम्मल और मुख्तसर तजिया मुमकिन है, जिसके ज़रिया हुसूल तफहीम का सही अंदाज़ा किया जा सकता है। इसमें जांच मारूजी होती है और जवाबात में किसी शख्स के ज़ाती ख्याल का कोई असर नहीं पड़ता कि वो उसकी अपनी क्या सोच है, अपनी क्या राय है, उससे कोई असर नहीं पड़ता। वो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसमें वो लिख सकता है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं इसमें सिर्फ एक सही होता है, बस वही सही है और वो सभी का सही होगा। अगर गलत है तो सभी का गलत है। मारूजी टेस्ट की खूबियाँ, तो इसकी क्या खूबियाँ हैं उसको लिखिए। मारूजी टेस्ट इस तरह के इम्तिहानात में हासिल शुदा नंबर काबिले एतबार और नतीजा खेज होते हैं। सवालात इस तरह मुरतब किए जाते हैं कि उसका जवाब एक ही होगा, हुआ कोई भी मुम्तहन उसकी जांच करे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और वैसे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो आप कैसे लिखते हैं, आपकी राइटिंग के, आपके सोचने के, उससे आपके नंबर घट बढ़ सकते हैं। कोई टीचर किसी को कितने नंबर दे सकता है, किसी को क्या पसंद आ जाए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है उसको कोई भी चेक करता है, उसमें नंबर इधर उधर कुछ नहीं होता, वो एक सही है तो सही है, अगर गलत है तो गलत है। इससे मुअल्लिम और तलबा दोनों मुतमईन रहते हैं। इस तरह के इम्तिहानात में जवाबात के मुख्तसर और वाज़ह होने की वजह से कम अज़ कम वक्त में मुम्तहन ज़्यादा से ज़्यादा जवाबात की जांच कर सकता है। इसके बाद अगला है सवाल नंबर 6। इसमें पूछा गया है कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी सतह पर उर्दू की तदरीस तहरीर कीजिए। इसके लिए भी आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। तो जवाब लिखिए और हेडिंग डालिए प्राइमरी सतह पर उर्दू की तदरीस। और इसमें लिखिए कि प्राइमरी सतह पर उर्दू की तदरीस के चंद अहम मकासद हैं। नंबर 1 पर लिख सकते हैं या ऐसे ही लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज लिख सकते हैं कि बच्चे मरकज़ी ख्याल तलाश करने के लिए पढ़ सकें, बच्चे अल्फाज को मुअस्सर तरीके से इस्तेमाल कर सकें, बच्चे तहरीरी मतबूआ मवाद पढ़ और समझ सकें, बच्चे बतदरीज पहले से हासिल की गई महारतें तैयार कर सकें। और इसके बाद अगला लिखिए अपर प्राइमरी सतह पर उर्दू की तदरीस। और इसमें लिखिए अपर प्राइमरी सतह पर उर्दू ज़बान सिखाने का एक अहम मकसद ये है कि बच्चे ज़बान के मुख्तलिफ ज़बानी और तहरीरी शक्लों का तनकीदी जायज़ा ले सकें और उसकी मज़मरात को समझ सकें और अपने लिसानी इल्म और महारत की नशोनुमा को एक नई जहत दे सकें। अपर प्राइमरी सतह, अपर प्राइमरी क्या होता है? जो 6 to 8 होता है, पहले ये भी जान लीजिए। और जो प्राइमरी सतह होता है वो 1 to 5 होता है। ये सारे लोग जानते ही होंगे, इसीलिए मैंने नहीं बताया, लेकिन अगर किसी को नहीं पता हो तो वो जान सकते हैं कि प्राइमरी जो होता है 1 to 5 होता है और जो अपर प्राइमरी होता है वो 6 to 8 होता है। तो अपर प्राइमरी सतह पर उर्दू ज़बान सिखाने का मकसद हकीकी ज़िंदगी के हालात में मुअस्सर मवासलत के लिए बुनियादी काबिलियत हासिल करना और ज़बान की मवाद को सीखने के लिए एक टोल के तौर पर तैयार करना है। इसके बाद अगला है सवाल नंबर 7वां और ये लास्ट है आपके हिस्सा अलिफ का, जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है उसमें का। तो सवाल नंबर 7वां है कि तदरीसी इक्तिसाबी अमल में जांच और पैमाइश क्यों ज़रूरी है, जिसके लिए आपको 5 नंबर ही दिए जाएंगे। तो इसमें जवाब लिखिए कि तदरीसी अमल का एक ज़रूरी व लाजमी जज़ो इम्तिहान भी है। ये इतना ही ज़रूरी है जितना इसके दूसरे अज्जा मिसलन तालीम के मकासद, उसके हुसूल का एक मुनज़्ज़म ज़ाब्ता और तरीक़ा तालीम वगैरह।
ताकि इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सके कि मुअल्लिम ने मालूमात की फ़राहमी, समाजी शऊर, जमालियाती एहसास, जज्बाती तवज़ुन और इखलाकी इक़दार वगैरह में कहाँ तक कामयाबी हासिल की है और उन्हें किस हद तक तरीक़ा तालीम में तब्दीली की ज़रूरत है। साथ ही तलबा की लियाक़त और सलाहियत और उनकी रफ्तार तरक्की का भी वक्तन फ़वक्तन जायज़ा लिया जाता रहे, ताकि वो अपनी मेहनत व तवज्जो, लियाक़त व सलाहियत के मुतालिक सही राय कायम कर सकें। मुअल्लिम व मुतअल्लिम दोनों को मेहनत की तरग़ीब मिल सके और उन्हें अपनी कामयाबी पर खुशी भी हो। इम्तिहान के सिलसिले में पहला तहरीरी रिकॉर्ड हमें बाइबल की कहानियों में मिलता है, जबकि जालूत और तालूत की, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, हाँ अब दिख रहा होगा, जालूत और तालूत की जंग से कब्ल जालूत ने एक इम्तिहान के बाद अपने बहुत से साथियों को मैदान जंग से वापस कर दिया था। तो ये हमारा हिस्सा अलिफ हो गया और आपके 35 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे अगर आप ऐसे लिखेंगे। इसके बाद अब हम चलते हैं अपना हिस्सा बा जो है उसकी तरफ। हिस्सा बा में ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सवाल नंबर पहला है कि तदरीस नज़्म के मुख्तलिफ मराहिल बयान कीजिए। इसका इस्तेमाल आप अपनी तदरीस में कैसे करेंगे वाज़ेह कीजिए, जिसके लिए आपको 15 नंबर दिए जाएंगे। तो आप जवाब लिखिए कि तदरीस नज़्म के मुख्तलिफ मराहिल मुंदरजा झेल हैं। और नंबर 1 पर लिखिए मकासद के तयीन। मकासद दो तरह के होते हैं, एक उमूमी मकासद और एक होता है खुसूसी मकासद। उमूमी मकासद का ताल्लुक मुकम्मल मजमून से होता है, यानी जिस टॉपिक से आप पढ़ा रहे हैं उससे होता है मकासद उमूमी का ताल्लुक, जबकि खुसूसी मकासद का ताल्लुक सबक से होता है, यानी जिस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं उससे होता है। और जिस टॉपिक से पढ़ा रहे हैं, मजमून कहते हैं, इसको कहते हैं मजमून होता है सब्जेक्ट। तो जिस सब्जेक्ट से ताल्लुक़ होता है वो उमूमी मकासद होता है, लेकिन अगर आपके टॉपिक से जिसका ताल्लुक़ है वो खुसूसी मकासद कहलाता है। तदरीस शुरू करने से पहले मुअल्लिम को चाहिए कि उस सबक से मुतालिक मतलूबा मकासद के फहरिस्त का ताउन कर ले। मतलूबा मकासद का ताउन बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में इस तरह होना चाहिए जिससे कि तदरीस के इख्तिताम पर उसकी हुसूलियाबी का ताउन कद किया जा सके। इसके बाद दूसरा आता है तमहीद। तमहीद क्या होता है? जैसे हम तमहीदी क्वेश्चन कहते हैं, कुछ सवालात पूछते हैं, तो तमहीद इसमें लिखिए कि तलबा के साबका मालूमात का इस्तेमाल करते हुए, यानी जो उसको पहले से पता है उसका साबका मालूमात का इस्तेमाल करते हुए सबक, यानी जिस सबक को हमें पढ़ाना है, जो हमारा उन्वान है, टॉपिक है, उस तक पहुंचना तमहीद कहलाता है। और हम ये कैसे करते हैं? ये हम बहुत आसान क्वेश्चन बच्चों से पूछते हैं। तमहीदी सवालात ऐसा बनाते हैं जो बच्चों को पता हो, और ऐसा होना चाहिए कि एक क्वेश्चन का जो आंसर है उस आंसर से हमें दूसरा क्वेश्चन बनाना होता है, और फिर दूसरे से दूसरा का जो आंसर होता है उससे हमें तीसरा क्वेश्चन बनाना होता है। तो ये थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये बच्चों के लिए आसान होता है कि हमें जिस टॉपिक को पढ़ाना है उसका नाम हम बच्चों के मुँह से ही निकलवाते हैं, तो उसको हम तमहीदी सवालात कहते हैं। मुअल्लिम की जिम्मेदारी है कि तमहीद के ज़रिया तलबा को ज़हनी तौर पर सबक की जानिब आमादा करे। इसके बाद आगे लिखिए तीसरा है मौजू का ऐलान। जब हम टॉपिक का नाम बच्चों के मुंह से निकलवा लेते हैं उसके बाद हम मौजू का ऐलान करते हैं। तो ये एक नफ्सियाती लम्हा होता है जिसमें तलबा इल्म नज़्म के मौजू की जानिब दिलचस्पी के साथ रुजू होता है हो जाता है। ये 2 बार हो गया, ये हो जाता है, रुजू हो जाता है। इसके बाद चौथे नंबर पर है मौजू की इत्तिलाह और तारीफ। इसमें लिखिए कि मौजू का ऐलान करने के बाद मुअल्लिम तलबा के तजस्सुस में मज़ीद इजाफा करने के लिए नहीं होना चाहिए, करने के बे यहाँ पर मौजू से मुतालिक करने के लिए, हाँ ये बे नहीं होगा, बल्कि इजाफा करने के लिए यहाँ पर मौजू से मुतालिक चंद बेहतरीन जुमलों को तलबा के सामने बोलता है। उन जुमलों में उस मखसूस सिनफ नज़्म, उस मखसूस शायर या मवाद नज़्म के ताल्लुक़ से अहम मालूमात तलबा के सामने पेश की जाती हैं, जिससे कि तलबा उस नज़्म को पढ़ने के लिए बेचैन हो जाता है। फिर इसके बाद आता है 5वें नंबर पर पेशकश। तो पेशकश में आप लिखिए कि सबक की तदरीस का ये मरहला मुकम्मल तौर पर मवाद मतन पर मुहित होता है। इसके ज़मन में दर्जा झेल मराहिल शामिल होते हैं। कौन कौन से?
तो इसमें आता है नंबर 1 पर मौल्लिम के नमूने की बुलंद ख्वानी, दूसरा आता है तलबा की तकलीदी बुलंद ख्वानी, और फिर तीसरे पर आता है अखज़ मानी, चौथे पर आता है नज़्म का इजमाली जायज़ा, और पाँचवें पे आता है तलबा की खामोश ख्वानी, छठे पे आता है तफ़हीमी सवालात, और सातवें पे आता है कमरा जमात का काम, और फिर आठवें पे आता है नज़्म का तफसीली जायज़ा और तशरीह। तो ये पेशकश के होते हैं मराहिल। इसके बाद छठे पर आता है तायीन क़द्र। तो इसमें क्या होता है, तदरीस के आखिरी मरहले में मुअल्लिम उन मकासद की हुसूलियाबी की जांच करता है जिसे तायीन क़द्र करना कहते हैं, यानी एवेल्यूएशन कहते हैं जिसे। तलबा के हुसूलियाबी का ताउन कद्र करने के लिए मुअल्लिम तलबा से सवालात पूछता है। यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि ताउन कद्र के सवालात बराह रासत तौर पर नज़्म के मतलूबा मकासद के ऐन मुताबिक होना चाहिए, यानी जो चीज़ें आपने बच्चों को पढ़ाया है उसी से रिलेटेड सवाल पूछना चाहिए। इसके बाद सातवां आता है आदा। तो इयादा से मुराद दोहराना है। इयादा से मुराद क्या होता है, दोहराना। तलबा के हुसूलियाबी का ताउन कद्र करने के बाद मौल्लिम एक बार फिर नज़्म के अहम नकात को तलबा के सामने पेश करता है और इस तरह अपनी तदरीस को अंजाम तक पहुंचाता है। इसके बाद आखिरी और आठवां और लास्ट है ये घर का काम। तो तलबा की ज़हनी और तहरीरी सलाहियत को फ़रोग़ देने के लिए मौल्लिम को चाहिए कि तलबा को मुनासिब मक़दार में घर का काम दे। माहिरीन तालीम के मुताबिक घर का काम ऐसी नौइयत का होना चाहिए जिसे कि बच्चा खुद से कर सके, उसे किसी और की हेल्प की ज़रूरत ना हो, जो पढ़ाया हो उसी से रिलेटेड उसका होमवर्क होना चाहिए, उसे किसी की मदद लेने की ज़रूरत ना हो। घर का काम मिकदार का इतना होना चाहिए कि तालिब इल्म 10 से 20 मिनट में के अंदर उसे पूरा कर सके, जिससे कि उसके ऊपर बेजा दबाव ना पड़े। इसके बाद सवाल नंबर दूसरा है, उर्दू ज़बान के फ़रोग़ में कौन कौन सी हम निसाबी सरगर्मियाँ माउन हो सकती हैं, कलमबंद कीजिए, जिसके लिए आपको 15 नंबर दिए जाएंगे। तो इसमें आप जवाब लिखिए और हेडिंग डालिए उर्दू ज़बान, ये बनी कैसे, ये कहाँ से आई, ये कैसे बनी, ये सारी चीज़ें आपको बताना है उर्दू ज़बान में। तो उर्दू ज़बान की इब्तिदा यानी शुरुआत कैसे हुई के सिलसिले में माहिरीन लिसानियात होना चाहिए, इंसानियत नहीं बल्कि लिसानियात। माहिरीन लिसानियात में इख्तिलाफ है, यानी अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग राय पेश की है कि उर्दू ज़बान दरअसल बनी कैसे। कुछ लोग इसको मानते हैं कि जब मुग़ल हिंदुस्तान आए तब से ये हिंदुओं के साथ मेल जोल से बनी है, और कुछ लोग मानते हैं कि ये जो उर्दू ज़बान है ये हिंदुओं की ज़बान है। तो हम जो अलग अलग लोगों ने अपनी राय पेश की है उसको यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं। जैसा कि मीर अमन ने बताया है, इनका ख्याल है कि अकबर के अहद में बैरूनी मुसलमानों और मुकामी हिंदुओं की ज़बान के मेलजोल से उर्दू ज़बान ऐसे बनी। लेकिन जो बाबाए उर्दू हैं, जिसे फादर ऑफ उर्दू कहते हैं और इनका नाम मौलवी अब्दुल हक है, तो इनके ख्याल में है कि हिंदुओं की ज़बान यही थी, यही कौन, उर्दू थी, जिसका पुराना नाम हिंदवी या हिंदी था। इसके आगाज़ का सेहरा यानी इसका शुरुआत जब हुआ, इब्तिदा हुई, उसका सेहरा सही मानों में हिंदुओं के सर जाता है और वही इसके पैदाइश के जिम्मेदार हैं। उर्दू को मुसलमानों की आमद के साथ मंसूब करना तारीखी और लिसानी हक़ायक़ से इनकार करना है। यानी जैसे कुछ लोग मानते हैं कि ये जो उर्दू ज़बान है ये जब मुग़ल हिंदुस्तान आए, ये उनके आने के साथ ही यहाँ पर ये बोली जाने लगी, लेकिन बाबाए उर्दू जिन्हें कहा जाता है वो इस बात से सरासर इनकार करते हैं कि ये मुसलमानों की आमद से नहीं आई, ये उससे भी पहले यहाँ पर बोली जाती थी, जो हिंदुओं की ज़बान थी। ये ज़रूर है कि मुसलमानों ने इसको निखारने, चमकाने, सजाने और संवारने ने इसको तरक्की देने और अदबी व इल्मी मर्तबा तक पहुँचाने में एक नुमाया रोल अदा किया है। यानी इसको सजाने और चमकाने में मुसलमानों ने बहुत अच्छा रोल अदा किया है, लेकिन इसकी पैदाइश की जो जिम्मेदार हैं वो हिंदू ही हैं। और आज बरसगीर हिंद के करोड़ों मुसलमानों की ज़बान है कौन, उर्दू। इसके बाद लिखिए उर्दू ज़बान के फ़रोग़ में हम निसाबी सरगर्मियाँ।
और इसमें लिखिए कि उर्दू ज़बान के फ़रोग़ में हम निसाबी सरगर्मियाँ मुंदरजा ज़ेल हैं। और नंबर 1 पर लिखिए कि अदबी सरगर्मियों के इजहार के लिए स्कूल मैगज़ीन एक कीमती आलाकार है। स्कूल मैगज़ीन का तलबा पर ख़ास असर पड़ता है। मुदर्रिस को तलबा के मज़ामीन से उनके रुझानात, दिलचस्पी और काबिलियत का अंदाज़ा मिलता है। इसके बाद नंबर 2 पर लिखिए कि अदबी अंजुमन के प्रोग्राम में मेहमान, प्रोफेसर, अदीब, शायर और अफसाना निगार वगैरह को मदऊ करके उनका लेक्चर, सेमिनार और मुकाला ख्वानदगी वगैरह कराया जा सकता है। इस तरह स्कूल में एक अदबी माहौल पैदा हो जाता है। इसके बाद 3 नंबर पर लिखिए कि जदीद माहिरीन तालीम ड्रामा को तालीम का एक अहम व मुफीद ज़रिया तस्लीम करते हैं। ड्रामा से तलबा बहुत से अल्फाज और जुमलों का मतलब बग़ैर उस्ताद की मदद से सीख जाते हैं। इसके बाद 4 नंबर पर लिखिए कि स्कूल में कुतुब खाना की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। माहिरीन मुअल्लिम हमेशा कुतुब खाना को स्कूल का लाजमी जुज़ो करार देते हैं। किताबें इल्म और फ़न का ऐसा मालूमाती मखज़न है जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक अमानत के तौर पर एक जगह से दूसरी जगह बआसानी मुंतकिल हो सकती है। इसके बाद 5वें नंबर पर लिखिए कि मुशायरा की महफ़िलों के ज़रिया तलबा को उर्दू ज़बान की जाज़बियत, जामियत, इस्तिआरा, दिलकशी और रंगीनी से वाक़फ़ियत होती है। हकीकत तो ये है कि बज़्म मुशायरा के ज़रिया उर्दू ज़बान व अदब ने अपनों और बेगानों के दरमियान ज़बरदस्त हर दिल अजीज़ी हासिल की है। इसके बाद 6 नंबर पर लिखिए कि कुछ अरसा कब्ल तक तालीमी सफ़र परेशानी, वक्त और दौलत की बर्बादी समझा जाता था। यानी कहीं पर घूमना ये वक्त और दौलत की बर्बादी समझा जाता था। लेकिन अब ये नुक्ता नज़र ख़त्म होता जा रहा है। तदरीस उर्दू के सिलसिले में हम उन जगहों का सफ़र और सैर व सियाहत करते हैं जो किसी ज़माना में इल्म व हुनर, तहज़ीब व सक़ाफ़त और ज़बान व अदब के गहवारे रहे हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला और ये लास्ट है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का। सवाल नंबर 3 यहाँ पर है कि उर्दू ज़बान की किताब की ख़ास खुसूसियात कौन कौन सी हैं और ये किन किन मयार पर गौर फरमाते हुए इंतखाब की जाती हैं, तफसील से बयान कीजिए। जिसके लिए आपको 15 नंबर मिलेंगे। तो आप जवाब लिखिए और हेडिंग डालिए उर्दू ज़बान की किताब की ख़ास खुसूसियात। इसमें लिखिए उर्दू ज़बान की तालीम में दरसी किताबें काफ़ी अहमियत की हामिल हैं। ये ज़बान की तदरीस में मुख्तलिफ पहलू मिसलन क़वायद, इंशा, नज़्म व नस्र, तलफ़्फ़ुज़, आम गुफ्तगू वगैरह की आमोजिश के लिए एक महूर का काम अंजाम देती हैं। शायद इसी वजह से जैसी दरसी किताबें वैसी ही तालीम कहा गया है। दरसी किताब का एक मकसद ज़बान से मुताल्लिक़ तहज़ीबी मक़ासिद को पूरा करना है ताकि समाज की तहज़ीबी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ एक झलक मिल सके। साथ ही लोगों के रस्म व रिवाज, तौर तरीक़ा, ख्वाहिशें, अरमान व उमंग और कौमी तस्वीर उभर कर सामने आ सके। दूसरी तरफ दरसी किताबें तलबा और मुअल्लिम के दरमियान सही कामों की एक कलीद के तौर पर भी काम करती है। इसके बाद अगला हेडिंग डालिए उर्दू ज़बान की किताब का इंतखाब करते हुए गौर करने वाली बातें। इसमें लिखिए उर्दू ज़बान की किताब का इंतखाब करते हुए मुंदरजा झेल बातों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1 पर है उर्दू ज़बान की किताब को तलबा की ज़हनी तरक्की के मुताबिक होनी चाहिए। मज़ामीन में तफरीक की भी ज़रूरत है। मिसलन किताब में समाजी, अदबी, तबीयाती, साइंसी कहानियाँ और शायरी वगैरह नौइयत के मज़ामीन होने चाहिए। पॉइंट 2 लिखिए कि दरसी किताब की ज़बान आसान से मुश्किल की जानिब होनी चाहिए। पहले जो सबक हो उसमें आसान चीज़ें हों, लेकिन फिर धीरे धीरे करके उसका लेवल बढ़ाना चाहिए। टफ चीज़ों को, मुश्किल चीज़ों को ऐड करते रहना चाहिए। इब्तिदा में आसान लफ्ज़, मुहावरा और जुमला होना चाहिए, लेकिन बतदरेज और आला दर्जों में उसकी ज़बान सख्त और मखलूत जुमलों पर मुश्तमिल होनी चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट लिखिए 3 नंबर पर कि सबक की तरतीब में मौसम और वक्त का ख़ास तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। यानी इस बात का ख्याल रहे कि महीना के मुनासबत से कोई मज़मून लड़के को पढ़ाया जाए ताकि उसका ख़ास असर हो।
इसके बाद अगला पॉइंट लिखिए चौथे नंबर पर कि किसी शायर या मुसन्निफ के किसी इक़्तिबास को शामिल करते हुए उस शायर या मुसन्निफ का मुख्तसर तारुफ भी होना चाहिए। उस सबक का नफ्स, मजमून और खुलासा भी बताया जा सकता है। इसके बाद अगला पॉइंट लिखिए पाँचवें नंबर पर कि हर एक सबक के आखिर में ज़ख़ीरा अल्फाज और सबक के मुख्तलिफ पहलू से मुतालिक सवालात, क़वायद का इस्तेमाल, नए अल्फाज का इस्तेमाल, सबक का इआदा और मजमून निगारी वगैरह से मुतालिक सवालात किए जा सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट लिखिए छठे नंबर पर कि दरसी कुतुब की तिबाअत में इस बात पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि उसका कागज़ मोटा, उम्दा और साफ़ होना चाहिए, न कि पतला और चमकदार। इसके बाद अगला पॉइंट लिखिए कि दरसी किताबों के मुअल्लिफ या मुसन्निफ अगर स्कूल का मुअल्लिम ही हो तो ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बराह रास्त तजुर्बा के बायस वो ज़रूरत के मुताबिक मज़ामीन का इंतखाब कर सकता है। इसके बाद अगला पॉइंट जो है आठवें नंबर पर कि उर्दू के मुसन्निफ के लिए ये भी ज़रूरी है कि उसका उर्दू ज़बान व अदब का वसे मुताला हो, यानी उसको उसके उर्दू ज़बान व अदब के बारे में अच्छी खासी मालूमात होनी चाहिए। तो इस तरह आज हम लोगों ने देखा MSBU का जो उर्दू का पेपर है MSBU, इसका फुल फॉर्म तो जान ही चुके हैं, महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी, जो कहाँ है, राजस्थान, भरतपुर राजस्थान में है। तो यहाँ ये बीएड का उर्दू का 2023 का क्वेश्चन पेपर था। और अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखें विद AK है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके BEd या DLEd कर रहे हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। और अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी, किसी और स्टेट से BEd या DLEd कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराऊं, तो आप अपने को जिस भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हों वहाँ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप अपने दोस्तों से भी, अपने सीनियरों से भी ले सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आप लेकर हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर सेंड करिए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपके जो क्वेश्चन पेपर है उन्हें मैं सॉल्व कराऊँ। थैंक यू, हमेशा खुश रहिए।